हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश तिवारी। मैं आपके सामने लाया हूं यहाँ पर एक वीडियो कि किस तरीके से ड्रॉपर्स बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है जेईई 2023 के लिए। मतलब हम ऐसा क्या प्लान कर सकते हैं, ऐसा क्या प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे कि 2023 में हम अच्छी रैंक सिक्योर कर सकें, एक अच्छी आईआईटी में, एक अच्छी ब्रांच में हम दाखिला ले सकें। तो मेन मोटो जो है वीडियो का वो यही है। तो स्ट्रेटेजी ड्रॉपर के लिए बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, मैं थोड़ा उस पर पहले बात कर लेता हूं कॉमनली। यानी कि सक्सेस के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है ट्रिपल आर फॉर्मूला। ट्रिपल आर, आप कहेंगे सर ये तो एक साउथ इंडियन मूवी का नाम है ट्रिपल आर। बिल्कुल आपने सही सोचा, सही सुना, क्योंकि ट्रिपल आर जो है बेसिकली वो एक सक्सेसफुल साउथ इंडियन मूवी रही है और काफ़ी अच्छे एक्टर, काफ़ी अच्छी एक्टिंग के थ्रू इसमें और आपने इसका लुत्फ उठाया होगा। तो यहाँ देखिए ट्रिपल आर का मतलब क्या है बेसिकली। तो ट्रिपल आर का मतलब यहाँ पर है, फर्स्ट आर स्टैंड फॉर रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल मतलब प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि आपने किस चीज से स्टडी की है। मतलब आप बुक से स्टडी कर रहे हैं, आप नोट्स से स्टडी कर रहे हैं, या आप वीडियो देखकर स्टडी कर रहे हैं। तो रेफरेंस मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा मटेरियल रेफरेंस के तौर पर चुना जो कि मैनेज नहीं है। सपोज मान लीजिए आपने कहा कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, मैं जेडीली से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूं। आपने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो मॉरिसन वाइड एक बुक, बहुत नामी बुक है, उसको उठा लेता हूं, उससे प्रिपरेशन कर लेता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करना है, मैंने पी बहादुर स्टार्ट कर लिया। फिजिक्स की स्टडी करनी है मुझे, फिजिक्स के लिए मैंने सपोज एससी वर्मा चूज कर ली। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि रेफरेंस मटेरियल जो है उसको वाइजली चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि बुक के थ्रू आप प्रिपरेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि बुक जो है वो टाइम लेती है और ड्रॉपर बच्चे के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है टाइम की। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक का डिटेल स्टडी कर सकें। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि वाइजली एक ऐसा रेफरेंस मटेरियल चूज किया जाए जिसको हम टाइमली कवर भी कर सकें, कंप्लीट भी कर सकें और उसके अलावा फिर उसका प्रॉपर रिवीजन भी कर सकें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर है, उस फर्स्ट आर का मतलब है रेफरेंस मटेरियल। ध्यान रखेंगे, रेफरेंस मटेरियल के तौर पर आप ऐसे प्रिसाइज नोट्स चूज करिए जिनमें टू द पॉइंट चीजें लिखी हों, एग्जाम्पल कवर करते हो पर्टिकुलर टॉपिक को, और टॉपिक का जो लेवल है वो लेवल भी वो पर्टिकुलर नोट्स कवर करते हो। तो टू द पॉइंट प्रिसाइज मटेरियल होना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे एक तो सबसे पहला जो फायदा ये है कि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको ये आइडिया रहेगा कि मुझे जेई के लिए किस टॉपिक को पढ़ना है और किसको छोड़ना है। तीसरा फायदा ये रहेगा कि प्रिसाइज मटेरियल होने से जब आप लास्ट में सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होंगे तो पेपर से पहले टाइमली चीजों को रिवाइज करने का आपको और एक बेहतर मौका मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए आपने अनमैनेज रेफरेंस मटेरियल स्टार्ट कर दिया, आप चीजें पढ़ते गए और जेई का एग्जाम आपका क्लोज आ गया। अब आपको क्या होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी। आप दिमाग में सोचेंगे अरे यार पेपर आने वाला है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, और सिलेबस पूरा कर भी लूंगा अगर एग्जाम तक तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई चीज अगर आपने एक बार पढ़ी है तो ये तो श्योर होता है कि वो चीज पेपर तक तो याद नहीं रहेगी। पेपर में रिवीजन का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रेफरेंस मटेरियल वाइजली चूज करिए। रेफरेंस मटेरियल के तौर पर एक ऐसा पर्टिकुलर नोट्स, ऐसा स्टडी मटेरियल चूज करें जो कि प्रिसाइज हो, सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर करता हो, सफिशिएंट उसमें सॉल्व एग्जांपल्स हो जिनके थ्रू आप पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकें। तो उससे चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी और आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन में ये चीजें जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आपने कौन से रेफरेंस मटेरियल को चूज किया है। तो पहला इंपॉर्टेंट आर जो है वो है रेफरेंस मटेरियल। तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है बच्चों। दूसरी चीज, दूसरा जो आर है वो है रेगुलर रिवीजन। रिवीजन दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। आपने नोट्स तो पढ़ लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि मतलब आज अगर कोई चीज उसने पढ़ी है तो वो उसको लाइफ टाइम याद रहेगी या एक साल तक याद रहेगी। वैसा तो नहीं होता है किसी के साथ ही, इतनी शार्प मेमोरी हर किसी की नहीं होती। इन जनरल हम बात करें, हो सकता है कोई बंदा एक्स पर्सन ऐसा हो जिसकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि उसने आज एक चीज पढ़ी और एक साल तक उसको चीजें याद रही। लेकिन
नॉर्मल इन जनरल हम बात करें तो जनरल पब्लिक की इतनी अच्छी मेमोरी नहीं होती कि वो जो भी पढ़ा है आज उसको 1 साल तक याद रख लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों इसलिए सेकंड जो आर है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज रिवीजन। आज आपने कोई चीज पढ़ी, सपोज आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद 7 या 10 दिन के अंदर उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि थियोरिटिकल हैं, सपोज मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करें, स्पेशली उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई चीजें, कई फैक्ट, कई एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड हैं और याद भी करने हैं हमें। तो अब वो याद कैसे होंगे, उसके लिए एक रेगुलर इंटरवल में चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, मान लीजिए एक वीक में, सपोज मान लीजिए आप कोचिंग ले रहे हैं या किसी वीडियो के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई रेफरेंस मटेरियल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी प्रिपरेशन का मूड आपका कोई भी है, आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल होगा कोई ना कोई, या तो आप वीडियो के थ्रू करेंगे या आप नोट्स के थ्रू या आप बुक के थ्रू, जैसा भी मटेरियल आपने चूज किया जो आपको लगा कि यार ये मेरे हिसाब से सही है जेई प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस मटेरियल में आपने सपोज वीकली एक टाइम टेबल निर्धारित किया कि भाई वीकली मैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के ये जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करूंगा। और उसके बाद जैसे ही आपका वीकली टारगेट पूरा हो जाता है कि हाँ इस वीक में मेरे को ये पर्टिकुलर चैप्टर इस सब्जेक्ट में कंप्लीट करने थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट संडे आपको क्या करना होता है बेसिकली कि जो पूरे वीक में आपने लेक्चर अटेंड किए हैं या आपने नोट्स पढ़े हैं या जो स्टडी मटेरियल आपने पूरे 6 दिन में तैयार किया है, कवर किया है, उस स्टडी मटेरियल को आपको नेक्स्ट संडे पढ़ना होता है, वापस रिवाइज करना होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर पूरा अगर 6 दिन वाला जो मटेरियल है उसको हम संडे रिवीजन करने बैठेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि पूरे संडे में हम 6 दिन का रिवीजन कर लें? तो देखिए मुश्किल काम तो है पर नामुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करती है, सपोज मान लीजिए आप कोई मटेरियल जब पढ़ रहे होते हैं, तो आप जब कोई मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए उसमें उस पेज पर 20 लाइन है, सपोज 20 लाइन्स। अब इन 20 लाइन्स में से आपको लगा कि यार ये 10 लाइनें ऐसी हैं जो कि पढ़ने के बाद भी मुझे थोड़े अच्छे से समझ में नहीं आई, ये 10 लाइन्स, मैं रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूं यहां पर केवल, तो इन 10 लाइन को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो आप उनको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद क्या करेंगे, जब आप संडे बैठते हैं तो संडे आप रिवीजन के लिए उन 10 लाइनों को चूज करेंगे, यानी पूरा मटेरियल हमें बार बार नहीं पढ़ना होता, फर्स्ट टाइम हमें हर चीज को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसमें हमको पता नहीं होता ना कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। तो फर्स्ट टाइम स्टडी करते समय डिटेल स्टडी करिए नोट्स की, और स्टडी करते समय आप उसमें अंडरलाइन करते चलिए कि कौन से पॉइंट, कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो मुझे फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो संडे वाले दिन जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो उस दिन केवल आप उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही एक बार दोबारा से देखेंगे, क्योंकि वो याद करने वाले भी होंगे, कुछ पॉइंट उनमें समझने वाले भी होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो कि उस समय पर प्रॉपर आप समझ नहीं पाए थे, इसलिए भी हमको रिवीजन में उनको दोबारा देखना होता है। तो ये हमने किया संडे को रिवीजन। अब नेक्स्ट संडे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उनका संडे को टेस्ट भी होता है, तो फ्रीक्वेंटली अगर मैं बात करूं तो 2 या 3 संडे में से किसी एक संडे आपका टेस्ट भी होगा, तो वो वाला दिन तो पूरा टेस्ट की प्रिपरेशन में निकल जाता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो टाइमिंग रहता है वो 9 to 12 और 2 to 5 रहता है, जैसा कि जेई का पैटर्न है। तो आप सुबह भी स्टडी कर रहे होंगे और शाम को एकदम 2 पेपर देके आप और पजल्ड कंडीशन में आ चुके होते हैं, पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ उसका एनालिसिस दिमाग में चलता रहता है, तो आप मेंटली उस कंडीशन में नहीं होते कि पेपर देके और आप पढ़ने की स्थिति में आ जाएं वापस, कि आप फिर से पढ़ने बैठ जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उस एक संडे को आप निकाल दीजिए उसमें से, तो 3 संडे में से 2 संडे आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं। तो पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है, ध्यान रखें पूरे वीक में आपने जो स्टडी किया है उस वीक का आपको रिवीजन करना होता है संडे को। तो संडे का जो मेन पर्पज है वो यही है, वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन से क्या होगा कि कई चीजें ऐसी जो कि आपको फर्स्ट टाइम देखने पर लग रही थी कि ये टफ है, वीकली रिवीजन करने पर वो चीजें थोड़ी सी आपको आसान लगने लगेंगी। कुछ फैक्ट जो आपको लग रहा था कि यार इनको याद करना मुश्किल है, अब आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ कुछ याद हो गया है मेरे को, परमानेंट अभी भी नहीं हुआ है लेकिन स्थिति पहले से थोड़ी अच्छी हो गई है। और ये जो छोटी छोटी बातें, मतलब वीकली रिवीजन क्या करता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। क्यों? फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं थोड़ा सा एंजाइटी क्रिएट होता है, अरे यार इतनी सारी चीजें कैसे याद करूंगा,
इसको तो याद करना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी चीजें हैं, ये तो बहुत टफ टॉपिक है। तो वीकली रिवीजन से जब कुछ चीजें समझ में आएंगी आपको, कुछ चीजें याद भी होंगी आपको, तो आपको ये लगने लगेगा ऑटोमेटिक कि हाँ चलो मेरे को कुछ आता है। और जब आपको ये फील होने लगता है ना कि मुझे कुछ आता है, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है वीकली रिवीजन। तो एक तो रेफरेंस मटेरियल अच्छे से चूज कर लें, उसको चूज करने के बाद में वीकली रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है उसको अपनाएं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी 2 आर की बात। तीसरा आर जो है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। मतलब यहां पर मैं जो ये 3 पॉइंट आपको बताए हैं, रेफरेंस मटेरियल, और दूसरा रिवीजन, और तीसरा रेगुलरिटी, तो ये तीनों जो आर हैं, ये तीनों आर दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। सफिशिएंट यानी ये कॉमन स्ट्रेटेजी है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, हर उस एग्जाम के लिए सक्सेसफुल फॉर्मूला है ये ट्रिपल आर। रेफरेंस मटेरियल अगर आपका शानदार है, प्रिसाइज है, उसका आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, और रेगुलरली आप स्टडी कर रहे हैं। रेगुलर स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन तो आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आप बड़े खुश हुए कि यार आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, बड़ा अच्छा टाइम निकाला मैंने। अगले दिन ऐसा हुआ आपका कोई फ्रेंड आया, उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपकी फैमिली में कोई एक मान लीजिए रिलेटिव आ गया, उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए, या इन केस हॉस्टल में आप रहते हैं, वहां पर हॉस्टल में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से आपकी स्टडी जो है वो बाधित हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे हाथ में जितनी भी चीजें हैं उनको हम इस तरीके से मैनेज करके चलें कि हम रेगुलर स्टडी का और टाइम निकाल सकें। दूसरी खास बात कि रेगुलर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कभी जब मन में आया तब पढ़ लिया, वैसा नहीं। एक रेगुलर टाइम टेबल बनाइए कि भाई स्टडी का मेरा टाइम ये रहेगा, तो उसमें आपका माइंड जो है वो फोकस्ड हो जाता है और फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है वो कि हाँ भाई मेरे को तो 8 से 10 पढ़ना है। तो उसमें आपका दिमाग जो है फोकस्ड है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ये बात मालूम है कि मेरे को ये काम करना है। आप सोच के देखिए, अचानक से कोई घर में आप बैठे हुए हैं और अचानक से मम्मी पापा आपको बोल दें कि जा बेटा बाजार जाके सामान ले आ, आपको थोड़ा इरिटेशन फील होता है कि अरे यार मम्मा आपने अचानक से कैसे बोला मुझको, पहले बता देते, ये कोई काम था तो मैं बाजार अभी गया था थोड़ी देर पहले। मतलब ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं जिससे आप इरिटेट होने लगते हैं, तो आपका माइंड भी इरिटेट होता है। आप अचानक से, आपका कोई प्लान नहीं था स्टडी का और आप अचानक से पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करने लगे, आपके दिमाग को भी इरिटेशन क्रिएट हो जाता है कि अरे यार पहले बताते हैं ना तुम 8 से 10 पढ़ना है हमको। तो भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमको कि रेगुलर रिवीजन, उसके साथ साथ हमको रेगुलरिटी रखनी है, और स्टडी में रेगुलर एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका कि पर्टिकुलर इस टाइम टेबल से हमको स्टडी करनी है। तो ये तो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन बात की। अब इसमें ड्रॉपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी विशेष होनी चाहिए, ये तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी जो सबके लिए वैलिड है, लेकिन इसमें ड्रॉपर के लिए क्या विशेष होना है मैं उस पर आ जाता हूं थोड़ा सा। तो देखिए ड्रॉपर के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो इस ड्रॉपर वर्ड की बात कर लें, ये क्या है। तो देखिए जेई के अकॉर्डिंग ड्रॉपर वो स्टूडेंट होते हैं जो कि सपोज मान लीजिए 2022 में जिन्होंने 12th क्लास पास की है, लेकिन वो अपीयर होने वाले हैं 2023 में। तो अगर कोई 2023 में जाके जेई अपीयर हो रहा है और 2022 में उसने 12th पास किया है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है ड्रॉपर। अब इस ड्रॉपर में भी आपके पास 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने 2022 में 12th क्लास पास तो किया है, बट उन्होंने कोई स्टडी मटेरियल या कोई भी कोचिंग उन्होंने ज्वाइन नहीं की, मान लीजिए। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करके ही जेई क्रैक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी जेई क्रैक कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करने के आदी हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जेई इतना आसान एक एग्जाम नहीं है कि आप उसको मतलब अपने से सेल्फ स्टडी करके और क्रैक कर सकें। हालांकि करने वाले करते हैं, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, जनरलाइज बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो जनरलाइज वे में अगर आपने कोचिंग नहीं किया है, मैं ऐसी एक कैटेगरी रख रहा हूँ स्टूडेंट की कि ऐसे ड्रॉपर हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी कि जेई अपीयर तो हुए, जेई में अपीयर तो हुए हैं 2022 में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक ये कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी में मैंने ऐसे स्टूडेंट को रखा है जिन्होंने जेई क्रैक तो किया बट रैंक बहुत अच्छी नहीं है।
रैंक मेरी होनी चाहिए थी, सपोज मान लीजिए कि 5000 जो मैंने मेरा टारगेट रखा था। हर इंडिविजुअल का टारगेट अलग अलग हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि वो टारगेट आपके सबके और एक जैसे ही हो। कोई सोचता है कि मेरी रैंक 5000 में भी आएगी, मैं जेई में चला जाऊंगा। किसी का टारगेट होगा कि नहीं, मैं तो अंडर 500 होगा रैंक तो ही जाऊंगा, मुझे तो सीएसई चाहिए एक अच्छी आईआईटी में। तो सबके टारगेट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो एक अलग विषय है। तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी की बात की है। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने ऐसे स्टूडेंट को रखा है जिन्होंने इस साल 2022 में 12th क्लास पास किया, बट 11th 12th क्लास में उन्होंने कोई कोचिंग किया नहीं है। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने कोचिंग किया था बट रैंक नहीं आई, सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड कैटेगरी जिनका सिलेक्शन तो हुआ है बट रैंक उस कैटेगरी में नहीं आई, रैंक उनके मतलब थॉट्स के अकॉर्डिंग, उनके पर्टिकुलर जो टारगेट थे उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स। तो सबकी प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 के स्टूडेंट जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं किया है, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि पर्टिकुलर एक रेफरेंस मटेरियल चूज किया जाए या एक कोचिंग प्रॉपर ली जाए, जिससे कि हम जेई के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। मान लीजिए आपने जो भी मोड चुना है उसमें आपको, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर रेगुलर टाइम इंटरवल में आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके एग्जाम होते रहते हैं, तो उससे वो स्टडी एकदम बहुत अच्छे से मैनेज होकर चलती रहती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप खुद से बुक्स से स्टडी कर रहे हैं, या आपने कुछ ऑनलाइन मटेरियल ऐसा लिया है, या ऑनलाइन कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है, तो ऐसे केस में एक विशेष चीज दिमाग में रखिए कि आपके पास एक पैरेलल, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का, एक अच्छी कोचिंग का और टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज से आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक रेगुलर मोड में चलती रहेगी। आपको रियल टाइम का आइडिया रहेगा कि 3 घंटे में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हम पेपर में कर सकते हैं, तो उसका एक रियल टाइम फ्रेम में आपको आइडिया लगा रहता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी होता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए। तो उनके लिए तो स्ट्रेटेजी में ये सबसे खास बात है। मान लीजिए कोचिंग वो कर रहे हैं, तो कोचिंग करते समय किस बात का ध्यान रखना है ऐसे ड्रॉपर बच्चों को, तो उन बच्चों को एक तो रेगुलर रिवीजन करना है। आज मान लीजिए आपकी 3 क्लासें हुई, तो 3 क्लासें आपकी कंप्लीट हुई, आप उनको रेगुलर रिवाइज करिए। ये चीज आपकी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए भी वैलिड है। यानी रेगुलर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उन क्लासों के नोट्स को रिवाइज करना है सेम डे। फिर संडे आता है तो उस पूरे वीक में जितनी आपकी क्लासेस लगी हैं उनको आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है बच्चों। दूसरी खास बात, रेगुलर आपके जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट आपको देने होते हैं, यानी कि एक तो नोट्स का रिवीजन करना है और दूसरा आपको टेस्ट देने हैं प्रॉपर। टेस्ट देने के बाद क्या करना है, उस टेस्ट का एनालिसिस कि इस टेस्ट में मैंने क्या क्या मिस्टेक की, मिस्टेक किस वजह से हुई। कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक थी हमें उस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़ा और हमको डीप एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तो पेपर का आप प्रॉपर एनालिसिस करें कि उस टेस्ट में आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, जिससे कि वो मिस्टेक आपकी वापस रिपीट ना हो। तो ये तो मैंने बात की यहाँ पर कैटेगरी 1 के लिए कि जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, और दूसरी चीज कि उन्होंने कोई कोचिंग वगैरह इससे पहले नहीं किया था, उनके लिए। मैं बात करता हूं यहाँ पर कैटेगरी 2 के लिए, जिनका प्रिपरेशन तो था 11th-12th क्लास में, उन्होंने कोचिंग भी किया था बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि उनके वीक एरियाज क्या हैं, उनको उसको थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। यानी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो उन्होंने उस समय पे नहीं पढ़ा था, या वो टॉपिक उनका वीक रह गया, या टॉपिक पढ़ा था बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में केवल थ्योरी पढ़ना अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। जेई की प्रिपरेशन में आपको थ्योरी भी पढ़ना होता है, कंसेप्ट सीखना होता है और फिर उसको एनालाइज करना होता है। क्योंकि जेई के जो पेपर हैं उनमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, और स्पेशली जेई एडवांस। तो अगर हमारा फोकस जेई एडवांस पर है तो हमें वो चीज दिमाग में रखनी है कि हमें चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना है, अच्छे से कंसेप्ट को सीखना है। तो कौन से वीक कंसेप्ट है हमारे, कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमने छोड़े हुए हैं या हमें अच्छे से नहीं आते, तो उनको फोकस करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पहले से कोचिंग कर रखा है, आपके पास प्रॉपर क्लास नोट्स हैं, तो आप उन क्लास नोट्स को रेफर करिए, और उन क्लास नोट्स को लेते हुए आप जो ये वीक टॉपिक हैं, सपोज मान लीजिए आप फिर से कोचिंग कर रहे हैं और वहां पर आपका टॉपिक चल रहा है सपोज केमिकल बॉन्डिंग क्लास में,
लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक है। तो देखिए आप पहले कोचिंग कर चुके हैं, इसलिए क्लास में जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, तो वहाँ तो कोई इशू है ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। लेकिन वो टॉपिक जो आपका वीक है, सपोज मान लीजिए आपका केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था वो वीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स आपके पास हैं प्रॉपर, तो आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें खुद से, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें खुद से, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम बाकी बच्चों को लगता है, उतना टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं। आपको बेटर आइडिया है पहले से कि भाई चैप्टर क्या क्या कवर करने हैं हमको। तो जो भी वीक चैप्टर है आप पैरेलल में उसको स्टार्ट कर दें वीक चैप्टर को। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तो क्लास में जो चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं वो चलते जाएंगे, प्लस साथ ही साथ पैरेलल में आपके जो वीक चैप्टर्स हैं या टॉपिक हैं वो आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा कि यार मेरे को अब आता है। क्योंकि ये जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं इनको सबसे बड़ा डाउट ये रहता है दिमाग में कि यार पता नहीं 2 साल तैयारी करने के बाद अगर नहीं हुआ तो इस साल में प्रिपेयर करके एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ये चीज क्यों होती है, 2 साल तैयारी करके भी सिलेक्शन नहीं होता, उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि रीजन ये है वहां पर कि आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया होता है और वो आपको पता नहीं होता, आपको मालूम है लेकिन आपने लापरवाही की कि हम बाद में इसको कर लेंगे। तो ये जो लापरवाही होती है आपकी, या आप किसी भी रीजन से, सपोज मान लीजिए कई बार एक जेन्युइन रीजन भी होता है कि भाई मैं बीमारी हो गया, 2 महीने तक बीमार रहा, कोविड हो गया, कोई और चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से मेरा एक टाइम लैग वहां पे क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मैं पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक जो है उसको पॉपअप नहीं कर पाया। तो यहाँ पर रीजन XYZ कुछ भी रहा हो, लेकिन अब उस रीजन को आपको खत्म करने की जरूरत है। यानी वीक जो टॉपिक है उनका आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, लिस्टिंग करने के बाद एक एक टॉपिक आप चूज करिए कि पर्टिकुलर इस लिस्ट में से पहला टॉपिक ये कंप्लीट करना है, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक। तो सब्जेक्ट वाइज ऐसे टॉपिक की लिस्ट बना लें कि वीक टॉपिक कौन से, और 1 बाय 1 उनको कवर करते चलें। तो ये तो बात हुई सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था बट जिन्होंने कोचिंग किया था। अब मैं आता हूं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन तो हुआ है बट रैंक उस लेवल पे नहीं आई है। तो ऐसे बच्चों का क्या है, ऐसे बच्चों के लिए देखिए सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि जेईई के एग्जाम का एक बहुत अच्छा आइडिया इन बच्चों को होता है, क्या गलतियां हमने की वहां पर वो उनको मालूम होता है। और जनरली थर्ड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, इस थर्ड कैटेगरी के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है केवल रिवीजन की, कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया, टाइमली चीजें वो खत्म नहीं कर पाए, इस वजह से वो रैंक उस लेवल पर नहीं आ पाई। तो इन बच्चों को किस चीज पर फोकस करना है, थ्योरी तो आपको पढ़ना है, चैप्टर जो भी है उस चैप्टर को आपने, सपोज मान लीजिए आपने कोचिंग कर रहे हैं आप अभी, या आपने ऑनलाइन मोड में कोचिंग किया है, कैसा भी मोड कोई भी हो आपका, बट आपने चूज किया कि सपोज हमें कोचिंग करना है फिर से। तो जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो जो आपका चैप्टर रनिंग में है, जो चैप्टर रनिंग में है उस चैप्टर को तो आप चलने दें, क्लासें अटेंड करिए, अपनी रेगुलर क्लासें अटेंड करिए, देखते रहिए वहां पर कि क्या चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, वो चैप्टर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है पैरेलल टॉपिक्स पर। पैरेलल टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, ये वो टॉपिक हो सकते हैं जो आपके वीक रहे हैं, या ये वो टॉपिक हो सकते हैं जिनका आप रिवीजन ज्यादा नहीं कर पाए। देखिए कई बच्चे जो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो अच्छी रैंक नहीं ला पाते लास्ट में। इसका एक बड़ा कारण होता है जेईई मेंस के टॉपिक। कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स होते हैं जो जेईई मेंस के लिए होते हैं, एक्सक्लूसिव टॉपिक। स्पेशली जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री हो गया, और ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड, एफ ब्लॉक। तो ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनका जेईई मेंस में काफी वेटेज होता है, और इनका जेईई एडवांस में वेटेज थोड़ा कम रहता है। तो ये टॉपिक जो हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर सब्जेक्ट में जेईई मेंस के जो टॉपिक हैं वो लास्ट में कवर होते हैं, और अगर आप कोचिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं पूरा, तो जेईई मेंस के टॉपिक फिर से लास्ट में होने, यानी वो टॉपिक जो आप लास्ट में पढ़े थे, टाइमली रिवाइज नहीं कर पाए, जिनके लिए आपको टाइम कम मिला था, वैसे टॉपिक जो हैं उनको आप फिर से ओपन कर लें। तो पैरेलल टॉपिक में आपको ऐसे टॉपिक रखने हैं जो जेईई मेंस में आपने बहुत अच्छे से तैयार नहीं किए थे बट रिवीजन नहीं कर पाए थे, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं है जिन टॉपिक्स में, उन टॉपिक को आप पैरेलली स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री की बात कर लूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सपोज मान लीजिए आपका एक टॉपिक चल रहा है क्लास में केमिकल बॉन्डिंग, आपने क्या किया, सेकंड पैरेलल टॉपिक स्टार्ट कर लिया यहाँ पर एस ब्लॉक।
इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लें, आपके नोट्स जो हैं उनको पढ़ लें अच्छे से। और लास्ट ईयर जेई में जो क्वेश्चंस आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, जो कि हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हैं, जिनके वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो आप पैरेलल में जेई मेंस के जो टॉपिक हैं उनको तैयार कर लें। मान लीजिए जेई मेंस में आपका बहुत अच्छा रैंक रहा है लेकिन एडवांस में नहीं आ पाया, तो एडवांस में जो एडवांस के मेन टॉपिक हैं, सपोज अगर वो आपके वीक हों, तो आप जेई एडवांस वाले टॉपिक जो हैं उनको पैरेलल में स्टार्ट कर लें। तो मेरा एक सिंपल सा एडवाइस ऐसे बच्चों के लिए ये है कि जो भी टॉपिक जिनमें आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, वो टॉपिक जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका था, उन टॉपिक को आप पैरेलली स्टार्ट कर लें। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जो शुरुआत में टॉपिक चल रहे हैं कोचिंग में वो तो कवर होते चले जाएंगे, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको दिक्कत आएगी। तो आपको पैरेलल टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। ये पैरेलल टॉपिक जो है आपकी रैंक बूस्ट कर देंगे ऑटोमेटिक। दूसरा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की भी जरूरत होती है साथ ही साथ में। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बेसिक जो सिंपल चॉइस, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एसओडी जिनको हम बोलते हैं, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप, तो एसओडी टाइप के जो क्वेश्चंस है उसके अलावा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। एमसीक्यू जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उससे आपकी एनालिटिकल पावर जो है वो इंक्रीज करेगी। तो एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 1 जो है, ये अभी भी इनका पहला टारगेट जो है वो जेई मेंस ही होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। क्योंकि जेई मेंस अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि यार अब मैं चीजें कर सकता हूँ, अब मेरी एडवांस में भी रैंक आ सकती है। तो हमें थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना है। पहला टारगेट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 इन दोनों बच्चों का जेई मेंस रहेगा। यानी आप सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिए, जेई मेंस की एक्सरसाइज लगाइए, जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर उनको सॉल्व करिए। ये 3 एक्सरसाइज आपका मतलब मेन टारगेट होना चाहिए, मेन फोकस इन 3 चीज पर आपका होना चाहिए। तो बच्चों ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज हैं तो जो वीडियो हमने यहाँ पे पोस्ट किया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हम उन क्वेरीज को जरूर आंसर करेंगे। और भी बच्चों कोई क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड कुछ और चीजें आपको जाननी है या पर्टिकुलर जेई से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम जो है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।